चलिए विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है विटामिन। तो कुछ व्यस्तता के कारण हमने 2-3 दिन तक वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन। देखिए, विटामिन हमारे भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं और ये हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो विटामिन वैसे तो हम देखें तो एक कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। अगर हम इस विटामिन वर्ड की बात करें तो इसका अगर अपन देखें तो इसमें एक दो तरह के शब्द, एक तो वाइटल और एक हम कह सकते हैं अमीन से। तो वाइटल और अमीन, तो इसका जैसे इसका ले लिया हमने, एक वीटा ले लिया और इसका ले लिया वीटा, और इसका जैसे अमीन का शॉर्टकट ले लिया मीन, तो एक वर्ड बनता है विटामिन। तो जो ये जो वाइटल है, इस वाइटल का मतलब होता है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जीवन, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीवन के लिए अति अति आवश्यक। तो ये जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसके लिए वाइटल शब्द ले लिया। और अमीन, हम जानते हैं कि अमीन नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, तो इसको हमें जो ये जो पदार्थ खोजा गया है इसका नाम दे दिया गया विटामिन। अर्थात ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। लेकिन हम ये आगे ये जानेंगे कि ये विटामिन का नामकरण कैसे हुआ, आखिर किस तरह से इसको दिया गया। तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिसको हम कहते हैं कि फंक, उनका नाम था कासिमिर फंक। कासिमिर फंक ये साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने क्या किया, ने सबसे पहले चावल से सबसे पहला विटामिन इन्होंने खोज निकाला, सबसे पहला विटामिन। और वो विटामिन था B1, जिसको हम कहते हैं थायमीन। थायमीन को खोज दिया गया। चावल से सबसे पहला विटामिन B1 को खोज दिया गया और इस पदार्थ का नाम दे दिया गया विटामिन। विटामिन नाम दे दिया गया। और विटामिन नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो थायमीन है, इस थायमीन है ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, और ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक है और इसमें अमीनो समूह पाया जाता है। इस अमीनो समूह के कारण, चूँकि ये जीवन के लिए ज़रूरी भी था और नाइट्रोजन युक्त यौगिक था, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, विटामिन नाम दे दिया गया इस पदार्थ का। अब चूँकि जब आगे खोज हुई तो बहुत सारे विटामिन ऐसे थे जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होती है, चाहे वो विटामिन ए हो चाहे वो विटामिन के हो। तो उनमें जैसे ये नाइट्रोजन युक्त है तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, कि जैसे मान लीजिए एक सच है, जैसे देखें विटामिन ए है या के है, तो इनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। तो अब ये देखा गया है कि जब अन्य विटामिनों की खोज हुई तो उससे पहले ही ये शब्द प्रचलन में आ गया था विटामिन। अब जब वैज्ञानिकों ने कहा कि सभी विटामिन्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, लेकिन इस वर्ड की, विटामिन शब्द की इतना ये प्रचलित हो चुका था कि अभी तक इस पदार्थ को हम विटामिन ही कहते हैं। तो बाकी इसके, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में नाइट्रोजन हो। तो पहला जो विटामिन खोजा गया था थायमीन, उसमें नाइट्रोजन होने के कारण और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होने के कारण इस तरह के दोनों शब्द का मिलकर उस पदार्थ का नाम विटामिन दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि सभी विटामिन्स में नाइट्रोजन नहीं होती है, चाहे वो विटामिन के है या विटामिन ए है। तो इस तरह से अपवाद भी हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये शब्द प्रचलन में आने के कारण इनको विटामिन ही कहा जाता है। ये जो विटामिन होते हैं ये आखिर क्या करते हैं, तो विटामिन जो है ये या तो क्या करते हैं, किसी जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम के लिए सहकारक का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं को एंजाइम का कार्य करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलती है और उन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो उन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने के लिए
ये विटामिन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो या तो ये क्या करेंगे कि किसी एंजाइम के साथ जुड़कर उसके साथ जुड़ जाते हैं और कोएंजाइम की तरह काम करते हैं और उस एंजाइम की क्रियाशीलता को काफ़ी बढ़ा देते हैं। यह होता है कि उसके ये संयोजन में भाग लेते हैं, संयोजन में भाग लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं और जब तक एंजाइम की क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती उसके साथ ये जुड़े रहते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ाते रहते हैं। तो या तो उसकी एंजाइम की क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं या उसके साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। एक विशेषता हो रही है इन विटामिन्स की कि ये जो विटामिन होते हैं इनका संश्लेषण, इनका जो विटामिन है इस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं होता। अब शरीर में नहीं होगा तो हमें विटामिन कहाँ से मिलेंगे? तो निश्चित बात है कि हमें विटामिन है वो भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। अब ये जो भोजन होगा ये या तो हमें पादपों से प्राप्त होगा या जंतुओं से प्राप्त होगा। पादपों से कोई हरी सब्जियां होंगी या फल होंगे या किस अन्य जो पादप के पार्ट होंगे उनसे अपन को प्राप्त हो जाएंगे। जंतुओं से या तो हो सकता है दूध हो सकता है या जैसे अंडे हो सकते हैं या मांस हो सकता है, तो इस तरह से, या जैसे कोई बटर हो सकता है, तो इनसे हमें इन विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। तो हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि एक विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका हमारा शरीर है वो संश्लेषण कर सकता है। जैसे ही हमें धूप में हमारा शरीर एक्सपोज होता है या खुला रहता है तो हमारे शरीर में अर्गोस्टेरोल या 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम के कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो कि विटामिन डी का निर्माण कर सकते हैं। तो विटामिन डी का है वो हमारा शरीर है वो संश्लेषण कर सकता है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि विटामिन डी को हमारा शरीर बना सकता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि आखिर विटामिन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विटामिन के अगर अपन प्रकार की बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता की किस किस पदार्थ में घुलते हैं, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। अगर विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, केवल वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं और इनके नाम दिए गए हैं ए, डी, ई, के। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में या जल में घुलनशील होते हैं, तो उनको जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। इसमें एक तो हमारा जो बी, सारे जो बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी बी विटामिन हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12 है। जितने भी बी प्रकार के विटामिन हैं उनको सबको मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स, तो ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा एक विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो ये जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील तो हो गए BC और वसा में घुलनशील हो गए ADEK। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि जब वसा में घुलनशील याद कर लीजिए आप। जैसे इसमें आप इस तरह से याद कर लो इसको, जैसे वसा में कीड़ा, तो वसा में कीड़ा हो, पानी में बहुत सारे कीड़े हो सकते हैं लेकिन वसा में कीड़ा नहीं होगा। तो वसा में इसको इस तरह से याद करो, वसा में कीड़ा तो ADEK। तो ये आप इस ट्रिक बना के इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि वसा में कीड़ा, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों को। तो सबसे पहले हम विटामिन्स को पढ़ते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये विटामिन कौन कौन से हैं? ADEK है या वसा में कीड़ा, हमने इसको बताया। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं विटामिन A। ये क्या क्या है?
तो विटामिन जो ए है, तो पहले तो इसका हम पढ़ते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। रेटिनोल तो एक ये एल्कोल है, एल्कोलिक पदार्थ होता है इसके अंदर। ओल का मतलब हो गया इसमें OH समूह होता है, इस कारण इसको जैसे रेटिनोल कहते हैं, ओल। आखिर ये बना कैसे, तो होता क्या है कि हम जैसे एक पादपों में एक वर्णक होता है बीटा कैरोटीन। तो जब ये बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पहुंच जाता है पादपों के द्वारा, तो वहाँ पर हमारे शरीर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन से रेटिनल बनता है, रेटिनल। और रेटिनल से फिर रेटिनोल बनता है। तो ये रेटिनल तो है एक एल्डिहाइड समूह होता है इसके अंदर, और रेटिनोल के अंदर OH समूह होता है। तो ये रेटिनोल है, इसी को हम क्या कहते हैं, विटामिन ए कहते हैं। तो ये जो फिर आगे विटामिन ए है, ये हमारे आँखों के लिए जो रोडोप्सिन वर्णक है उसके बनाने में मदद करेगा। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनोल हो गया। ये एक एल्कोलिक पदार्थ होता है। इसका निर्माण जैसे बीटा कैरोटीन है जो कि एक वर्णक है, लाल नारंगी प्रकार का कैरोटीनोइड वर्णक है। जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब हम ये जो वर्णक पढ़ेंगे, तो उसमें एक सहायक वर्णक होता है, परावर्त का सहायक वर्णक कैरोटीनोइड, तो उसका एक रूप है ये बीटा कैरोटीन, जो सबसे सामान्य रूप होता है। तो उससे रेटिनल बना, रेटिनल से रेटिनोल बना, रेटिनोल हमारे विटामिन डी एक के निर्माण में काम करेगा। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनोल हो गया। अभी इसका कार्य का आखिरी क्या काम करता है, तो इसके अगर अपन कार्य देखें तो कार्य क्या करता है, ये हमारे आँखों में जो एक वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन, ये रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण करता है, करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण करना। यहाँ पर क्या होता है कि एक रेटिनिन, जैसे ये भी एक क्रोमोप्रोटीन है, तो यहाँ पर ये रेटिनिन प्रोटीन के साथ मिलकर ये रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण करता है ये। तो आप इसको इस तरह याद करो कि दृष्टि वर्णक जो रोडोप्सिन है, जो हमें प्रकाश के अंधकार का ज्ञान करवाता है, तो उस वर्णक का निर्माण नहीं होगा तो हमें फिर रात में, उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देगा। तो इसका मुख्य कार्य ये है, रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण करना। अब इसकी अगर कमी हो जाती है विटामिन ए की, तो कमी से क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी, जिसको अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट का मतलब रात को अंधा, या रतौंधी, रात को दिखाई नहीं देना। तो रतौंधी का मतलब होता है रात में नहीं दिखना। तो ये रतौंधी हो गया, रत यानी रात हो गई, या नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऐसे व्यक्तियों को रात में दिखाई नहीं देगा। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तो प्रकाश और अंधकार का ज्ञान नहीं हो पाएगा, रतौंधी हो जाएगा। ये रतौंधी तो होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब ज़्यादा विटामिन ए की कमी होती है तो जीरोप्थेल्मिया एक आंखों का रोग और होता है, जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया में क्या है, इसमें हम जो इसका मतलब ये है, जैसे जीरो तो और थेल्मिया, तो जीरो का मतलब होता है ड्राई, और थेल्मिया का मतलब होगा आई। तो सूखी आँखें, सूखी हुई आँखें ऐसे लगेगी जैसे आँखों में पानी नहीं हो, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि आंसू नहीं बन पाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाती है तो आंसू नहीं बन पाते हैं, तो आँखें सूखी हुई दिखाई देती है। उस स्थिति को हम कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। तो आँखें खराब होने का इसमें काफ़ी खतरा हो जाता है फिर जीरोप्थेल्मिया की स्थिति में। अगर और भी अगर विटामिन ए की कमी लगातार पाई जाती है तो एक रोग होता है जिसका नाम है कीरेटोमेलेसिया।
जिसको हम कहते हैं, इस तरह से लिखेंगे कीरेटोमेलेसिया। इसमें कीरेटो का मतलब होगा कीरेटिन, और मलेशिया मतलब वो डिपोजिशन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि हमारी आँखें हैं उसके अंदर की तरफ कीरेटिनाइज्ड किरेटिनाइज या किरेटिनाइज्ड युक्त उत्तक बन जाते हैं, जिनमें किरेटिन प्रोटीन बनी जाती है। किरेटिन जैसे हमारे बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, वैसे एक कठोर प्रोटीन बन जाती है। तो किरेटिन युक्त जब उत्तक बन जाते हैं आँखों के अंदर, तो जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तब इस स्थिति को हम कहते हैं किरेटोमेलेशिया। इसका ये टूटने, कॉर्निया नष्ट होने लग जाएगा, और जैसे कोई ऐसे जैसे पिघल रहा हो या चौड़ा हो गया हो, उस स्थिति में ये हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे किरेटोमेलेशिया। तो मतलब ये जो विटामिन ए है हमारी आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्णक का निर्माण कर रहा है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग होता है, रात में नहीं दिखा। और ज़्यादा कमी होती है जीरोपथेलिया की स्थिति आ जाती है, सूखी हुई आँखें लगती हैं, आंसू नहीं बन पाते हैं। और लगातार काफ़ी दिनों तक जब इसकी कमी रहती है तो किरेटोमेलेशिया जैसी स्थिति आ जाती है, और आँखें खराब होने का पूरा खतरा हो जाता है, आँखें खराब हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन डी। एक विटामिन ए के कुछ सोर्स देख लेते हैं कि स्रोत किस किस से विटामिन ए हमें मिल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक तो है हरी सब्जियां। ये हरी सब्जियों में मैक्सिमम विटामिन मिलेंगे। और इसके अलावा जो गाजर है, बहुत गाजर के अंदर बहुत सारे विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा जो हम सलाद खाते हैं उसके अंदर जो गोभी है, या ब्रोकली हो या फूल गोभी या पत्ता गोभी हो, उसके अंदर ये पाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आम है, तो आम के सीज़न में जब हम आम खाते हैं तो आम में भी बहुत सारा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा जैसे संतरा है या टमाटर है, तो ये भरपूर विटामिन ए से होते हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जंतु उत्पाद जैसे दुग्ध है या बटर है, तो इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो इसमें मुख्य जो स्रोत जैसे हरी सब्जियाँ, गाजर हो गई, आम हो गई, गोभी हो गई, और दुग्ध हो गया, तो ये मुख्य हमारे विटामिन के स्रोत पाए जाते हैं, जिनका हमें हर मौसम में इनका इस्तेमाल, जब भी ये हो तो इनका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। तो इसको हम कहते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका रासायनिक नाम है ये क्या है, इसका रासायनिक नाम, जो सामान्य नाम है रासायनिक नाम, उसको हम कहते हैं कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पर कैल्सी का तो मतलब हो गया कैल्शियम आयन, और फेरोल का मतलब होता है बियरर या धारण करने वाला, जो हमारे कैल्शियम को धारण करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, उसको शरीर में बनाए रखता है, कैल्शियम को पकड़ के रखता है या शरीर से बाहर नहीं जाने देता है। तो ऐसे विटामिन को हम कहते हैं कैल्सीफेरोल, जिसको हम कहते हैं विटामिन डी। एक तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल। तो इसका जो मुख्य कार्य है, इसके जो मुख्य कार्य अपन पढ़ लेते हैं, वो कार्य क्या करता है ये। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसके अवशोषण, जो शरीर में अवशोषित होते हैं उन अवशोषण करने व इनको शरीर में रोक कर रखने में सहायक है। यानी शरीर में इनका अवशोषण करने में तो मदद करता ही करता है, बल्कि शरीर से ये वापस बाहर नहीं जाए, ये रुके हुए रहें, तो इसकी भी प्रमुख रूप से कार्य है वो विटामिन डी करता है। तो ये अगर शरीर में रुके रहेंगे तो हमारी हड्डियां हैं वो काफ़ी मजबूत रहेगी या उनकी वृद्धि रहेगी। तो इससे क्या होगा, अगर ये रुके हुए रहेंगे तो हमारे जो बोन है उस बोन्स की वृद्धि है वो अच्छी होगी, और उनका जो रख रखाव है वो भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो ये विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
चूँकि कैल्शियम उनको रोक के रखता है, तो हम जानते हैं कि जब हमारे जो पेशियों में संकुचन होता है तो उस संकुचन के लिए भी कैल्शियम आयन जरूरी है। तो पेशियों की जो कार्य क्षमता है उसको भी ये बनाए रखता है। जो संकुचन और उनका रिलैक्सेशन है तो उसकी कार्य क्षमता को भी ये बनाए रखता है। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो कमी होने से होता क्या है कि जैसे ही विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम व फॉस्फोरस की कमी हो गई, क्योंकि इसको रोकेगा नहीं है, ये शरीर से बाहर निकलने लग जाएगी। तो हमारी बोन्स क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, बोन्स कमज़ोर हो जाएगी। अब ये है, देखिए ये कार्बनिक पदार्थ है, तो ये दोनों ही हमारी बोन्स को कठोरता प्रदान करते हैं। तो जो कठोरता प्रदान करते हैं ये तो बाहर चलेंगे, तो बोन कमज़ोर हो गई और कठोर नहीं रही, और कठोर नहीं रहेगी तो केवल प्रोटीन बचेगी और हमारी हड्डियाँ हैं वो मुलायम हो जाती है। बोन कमज़ोर और मुलायम हो जाती है। अब इस स्थिति को क्या कहेंगे, जिसे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। इस स्थिति को हम बच्चों में क्या कहेंगे, रिकेट्स, या इसको एक नाम और सूखा रोग कहते हैं। जब बच्चों छोटे बच्चों में होता है, उनमें अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उनकी हड्डियाँ कठोर कम और मुलायम ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं रिकेट्स। कठोर कम क्यों जाएंगे, क्योंकि कठोरता प्रदान करने वाले कैल्शियम और फॉस्फोरस जो शरीर से बाहर निकल गए, तो केवल ओसिन प्रोटीन बच जाती है जो हड्डी को मुलायम या इलास्टिसिटी प्रदान करती है, तो हड्डी मुलायम ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे स्थिति में रिकेट्स कहते हैं। जब ये रिकेट्स लंबे समय तक रहता है और ये लगातार रहता है, तो ये जो वयस्क होते हैं उस वयस्क में यह ओस्टियोमलेशिया में बदल जाता है। ओस्टियोमलेशिया में बदल जाता है, जिसे हम कहेंगे वयस्क में, इसको रिकेट्स को ही वयस्क में क्या कह देंगे, ओस्टियोमलेशिया। जब रिकेट्स लंबे समय तक जारी रहता है और बच्चा जब वयस्क हो जाता है, तो उसमें अगर फिर भी विटामिन डी की लगातार कमी है तो वो रिकेट्स ओस्टियोमलेशिया में बदल जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसके जो पैर हैं उस पैर में टेढ़े हो जाएंगे, वो उनमें टेढ़ापन आ जाएगा, और जो मेरुदंड है उस मेरुदंड में भी मोड़ पड़ जाएंगे या वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति बच्चों के अंदर वयस्क अवस्था में जाते जाते ओस्टियोमलेशिया की स्थिति आ जाती है। इसकी कमी हो जाती है तो एक रोग और होता है जिसका नाम है टिटेनी रोग। तो इस टिटेनी रोग में क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में मरोड़ आने लगते हैं, मरोड़े, या जिसको हम कहते हैं ऐंठन या कपकपी आने लगती है उनके अंदर। तो इसका कारण होता है कैल्शियम आयन की कमी या विटामिन डी की कमी। तो ये पेशियों में टिटेनी रोग भी पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो इसको हमने कहा रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, क्योंकि ये कैल्शियम को धारण करता है, अवशोषण करने में मदद कर रहा है, शरीर में रोक कर रख रहा है, यानी धारण करता है, इस कारण इसको कैल्सीफेरोल कह रहे हैं। अब जब इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो अगर विटामिन डी भरपूर रहेगा तो रिकेट्स रोग नहीं होगा। इस कारण विटामिन डी को एंटी रेकाइटिस विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटी रेकाइटिस विटामिन बी कहा जाता है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता और है कि ये जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा सूर्य के प्रकाश की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करके विटामिन डी का निर्माण करती है। अब त्वचा में होता क्या है, त्वचा में अर्गोस्टेरोल
यह एक पदार्थ होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल। ये हमारी त्वचा में पाया जाता है अर्गोस्टेरोल, और ये मुख्यतः मेनली ये होता है जैसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल, ये निष्क्रिय होता है। अब जैसे इस पर यूवी रेज पड़ती है तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर विटामिन डी का संश्लेषण करता है, या इसके सक्रिय रूप को हम विटामिन डी कह देते हैं। तो एक तो ये हमें अल्पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है, और जो ऊपर वाले जो कार्य बताए उस कार्य को भी करता है। चूँकि हमारी त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण कर रही है, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, इस कारण विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन भी कहेंगे, क्योंकि ये सन में या सूर्य, सनशाइन यानी प्रकाश, सन यानी सूर्य, सूर्य की चमक से प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो इस कारण इसको सनशाइन। तो इसके कई नाम हो गए, कैल्सिफेरोल भी कहते हैं इसको, एंटी रेकाइटिस विटामिन भी कहते हैं, या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके हमने कमी पढ़ ली, कार्य पढ़ लें, और हमारी त्वचा में किस तरह संश्लेषित होता है उसको कार्य हमने पढ़ लिया। अभी ये इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से जहाँ से ये प्राप्त हो सकता है, तो एक तो सनलाइट, हमें सुबह कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए धूप में अपने जब शरीर, हमारी त्वचा बाहर रहती है तो वहाँ पर विटामिन डी का संश्लेषण हो सकता है। इसके अलावा जो मिल्क है, दूध है, उसके अंदर पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है। तो ये इस तरह से हमारे विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं ये। नेक्स्ट अपन तीसरा नंबर का विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन ई। ये जो विटामिन ई है, इसका जो रासायनिक नाम है, उसका एक स्पेशल नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। तो इसमें ये जो टोकोफेरोल है, ये इसका नाम क्यों दिया गया है, तो ये जो टोको, इस टोको एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है बर्थ या जन्म, बर्थ या जन्म, और फेरोल का मतलब होता है कैरी करने वाला, कैरी करने वाला, जो हमारे बर्थ को कैरी करता है या जन्म को सुगमता से उसको जो किसी भी जन्म होता है या तो उसको सुगमता से ये संपादित करने का काम करता है। तो टोकोफेरोल इसलिए नाम दिया है क्योंकि हमारी ये बर्थ को अच्छी तरह से संपन्न करने का काम करता है, इस कारण विटामिन ई इसको कहा जाता है या टोकोफेरोल कहा जाता है। सीधी सी बात ये होगी, अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे के जन्म में बाधा उत्पन्न होगी, गर्भपात जैसी स्थिति या जन्म क्षमता में कमी जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये इसका अगर काम क्या है, तो हम इसको एक चीज़ और देख लेते हैं। इससे हमें, क्योंकि ये जनन क्षमता के लिए ज़रूरी है, तो इस कारण इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आपको। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता या जनन करने की क्षमता, क्योंकि ये बांझपन को रोकने का काम करता है, इस कारण इसको हम कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो फर्टिलिटी विटामिन जो जनन क्षमता में वृद्धि करे, और एंटी स्टेरिलिटी जो बांझपन को रोक दे। तो अगर इसकी भरपूर पूर्ति होगी तो बांझपन की स्थिति नहीं आएगी या जनन क्षमता में अच्छी तरह से वृद्धि बनी रहेगी। तो इस कारण ये इसको हमें फर्टिलिटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। इसका अगर कार्य क्या है, तो अगर अपन कार्य देखें तो इसका प्रमुख कार्य होता है, हमारे जो आरबीसी होती है, रक्त की जो आरबीसी है उसको बनाने में ये काम आता है, आरबीसी बनाने का काम आ रहा है। अब आरबीसी बनाने के काम आ रहा, तो ये महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके अलावा इसका एक काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो वसाएं होती है, और वसाओं में भी मुख्यतः कौन सी, जो असंतृप्त वसाएं होती है, वसाओं का ऑक्सीकरण रोकने में ये सहायक है।
जिस ऑक्सीकरण रोकने का मतलब हो गया ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। में सहायक, अगर वसाओं का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वसा नष्ट होने लग जाएगी, तो हमारे त्वचा के नीचे जो वसा जमी हुई है वो नष्ट होने लग जाएगी। तो कोशिका झिल्ली हो या हमारे त्वचा हो या अन्य कोशिकाओं की झिल्लियाँ हैं, उनकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो ये ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अर्थात एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करता है। जिससे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो या हमारी त्वचा हो या अन्य जो झिल्लियाँ हैं, वो झिल्लियाँ हैं वो अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहती है, बनी रहती है। तो ये एंटी वसाओं का ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। अगर ऑक्सीकरण होने लगा है तो वसाएं नष्ट होने लग जाएगी। तो हमारे त्वचा के नीचे जमी हुई या हमारी सेल मेम्ब्रेन भी वसा की बनी हुई है या अन्य झिल्लियाँ भी वसा की बनी हुई है, तो उनकी वसा है वो नष्ट होने लग जाएगी। तो एक तरह से बुरा असर पड़ेगा शरीर पर। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है विटामिन ई। नेक्स्ट अपन और देख लेते हैं इसमें कि हमने कहा कि ये आरबीसी निर्माण में काम करता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो विटामिन ई की कमी से होगा क्या, तो कमी से होगा तो आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। और परिणाम स्वरूप ये होगा कि गर्भपात हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। अर्थात ये हम ये कहेंगे कि जो जन्म क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। तो विटामिन ई जनन क्षमता को बनाए रखने वाला हार्मोन है, फर्टिलिटी हार्मोन है, विटामिन है। ये जो जनन क्षमता है उसको बनाए रखने का काम करता है। तो इसकी अगर कमी हो जाती है तो ये जनन क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा इस विटामिन की कमी के कारण। इस कारण इसको हमने क्या कहा, एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी विटामिन, इनको हमने कहा है। तो ये इसके प्रमुख जो इसके कार्य थे। तो अगर इसकी कमी से जो अन्य रोग होंगे वो क्या क्या होगा, एक तो आरबीसी की कमी होगी, ये इसका काम कमी होगी या उसका विघटन चालू हो जाएगा। और जनन क्षमता में कमी आएगी, जनन क्षमता में कमी आएगी। गर्भपात की स्थिति आ सकती है। अंगघात की स्थिति अर्थात पैरालिसिस की स्थिति भी इसमें हो सकती है। और जो पेशियाँ होती है उस पेशियों में अनावश्यक संकुचन शुरू हो जाते हैं, अनावश्यक संकुचित होने लगती है शरीर की पेशियाँ। ऐसे कौन कौन से स्रोत है जहाँ पर विटामिन ए मिलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं। इसके अलावा गेहूँ के अंकुर, गेहूँ को अपने बीजों को उगाए, जो उनके अंकुर निकलते हैं उनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दूध है या बटर है या जो अंडे होते हैं वो भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन ए हमारे जनन क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट अपन विटामिन पढ़ लेते हैं, विटामिन के, वसा में घुलनशील विटामिन के। इसका रासायनिक नाम देखिए, इसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहते हैं इसको। ये जो क्विनोन वर्ड है, क्विनोन, ये क्विनोन वर्ड एक एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। जैसे बेंजीन होता है एक, बेंजीन, या नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन से बने होते हैं। तो क्विनोन है वो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं जैसे बेंजीन या नेप्थलीन, उनसे बने होते हैं, इस कारण इसको क्विनोन कहा जाता है। तो निश्चित बात है कि इसमें कोई एरोमेटिक रिंग या वलय पाई जाएगी। तो चूँकि इसमें नेप्थलीन होता है इस कारण इसको नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं, नेप्थोक्विनोन, क्विनोन, नेप्थोक्विनोन, क्योंकि ये नेप्थलीन से बनी हुई होती है। इसका कार्य क्या है, तो हम कार्य पढ़ लेते हैं इसका।
ये मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है हमारे रक्त में, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोथ्रोम्बिन, और जो एक घुलनशील प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसका यकृत में संश्लेषण कराता है। तो ये विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। और दूसरा, जब इनका संश्लेषण होता है तो होता क्या है कि रक्त का जो थक्का है वो थक्का बहुत आसानी से बन जाता है, अर्थात ये थक्का के निर्माण में भी सहायक होता है। ये जो विटामिन के है ये हमारी बोन में जो कैल्शियम आयन है उसकी बाइंडिंग का मतलब उसकी जो बंधता है, जो जुड़ा रहता है, उस बंधता को भी ये कंट्रोल करता है। मतलब बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम आयन जुड़ा रहता है तो उस जोड़ को या बंध को ये मजबूत बनाता है। तो इसके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन के है। ये एक विटामिन के ऐसा विटामिन है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता और शरीर से बाहर बहने भी नहीं देता है। मतलब शरीर के अंदर जब तक रक्त दौड़ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तब ये अंदर जमने नहीं देगा। और चोट लग जाती है, शरीर से रक्त बहने लगता है, उस रक्त को बहने से भी ये रोक लेता है, अर्थात ये रक्त का थक्का बना देता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से विटामिन के हमारे रक्त को रोकने में मदद कर रहे हैं। इस कारण विटामिन के को हिमोरेज या एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। एंटी हिमोरेजिक का मतलब है, हिमोरेज का मतलब होता है रक्तस्राव। तो ये रक्तस्राव को, एंटी का मतलब है रोकने वाला, तो ये रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन होता है। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जब इसकी कमी हो जाती है तो सीधी सी बात ये है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो लगातार है वो रक्त बहता रहेगा, था रक्त की ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको अपन रक्तस्राव, ब्लीडिंग, या इसको हम कहेंगे हिमोरेज कहेंगे। तो हिमोरेज या रक्त का स्राव या ब्लीडिंग होती रहेगी। इसकी भयंकर कमी होगी तो एक रोग होता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। तो हाइपो का मतलब होता है कमी, प्रोथ्रोम्बिन का मतलब हो गया प्रोथ्रोम्बिन, और एनीमिया का मतलब हो गया एक रक्त में इसकी कमी। तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया रोग हो जाता है। क्योंकि हमने कहा कि ये कैल्शियम की बाइंडिंग को भी बहुत मजबूती से बाइंड करके रखता है। तो इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होगा कि जो बोन होगी वो पतली हो जाएगी और बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम है वो अच्छी तरह से इनमें बंधा हुआ नहीं रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर ओस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, तो वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन डी और विटामिन के हमारी हड्डियों के लिए आप समझ लीजिए कि मजबूत होते हैं या बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके कौन कौन से स्रोत हैं जिससे विटामिन के मिल सकता है? तो मुख्य जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा जो टमाटर या सलाद हैं उनके अंदर, और कुछ जो हमारे आंत्र के जो जीवाणु पाए जाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो जीवाणु है वो विटामिन के का संश्लेषण कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने विटामिन ए डी ई के पढ़े हैं। ए डी ई के जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसकी हमने चर्चा की है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिन को स्टडी करेंगे।